हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने जो स्टडी किया था, हम लोगों ने पढ़ा था रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मतलब टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़े थे, ठीक, ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, ये सब लोगों ने स्टडी किया था। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स जो फाइंड करने का फार्मूला आपने स्टडी किया था वो आर इक्वल इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, तो यहाँ पे आपने पढ़ा था कि थीटा, व्हाट इज द थीटा, तो व्हाट विल बी द थीटा, तो थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इट्स टेल। ठीक, आपने पढ़ा था कि थीटा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, लेकिन उनके टेल और टेल के बीच का एंगल है। यहाँ पे ये भी हमने स्टडी किया था कि आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इट मीन्स आर का रेंज क्या होगा, यानी थीटा आपका एंगल थीटा, यानी आर एंगल थीटा पे डिपेंड कर रहा है। यानी थीटा वैरी होगा तो आपका आर भी वैल्यू होगा। तो आर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा और आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आपने पढ़ा था आर का जो मैक्सिमम वैल्यू था वो क्या था, a प्लस बी था, और आर का जो मिनिमम वैल्यू था a माइनस बी था। क्लियर है। इट मीन्स को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, आर की वैल्यू या तो क्या होगी a माइनस बी से कम होगी, आर की वैल्यू क्या होगी या तो a माइनस बी से क्या होगी, कम होगी, या इसके क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक, और सेकंड आपने पढ़ा था इसी में आपने किया, तो आर की वैल्यू क्या होगी a प्लस बी से, सॉरी यहाँ पे आर की वैल्यू या तो a माइनस बी से क्या होगी, अधिक होगी या उसके इक्वल होगी, और यहाँ पे आर की वैल्यू या तो a प्लस बी से क्या होगी, कम होगी या उसके इक्वल होगी। तो इसका आर का रेंज क्या था, a माइनस बी से a प्लस बी था, यानी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक। और देखो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर मॉड a मॉड वेक्टर a माइनस मॉड वेक्टर b इज लेस देन r इज ग्रेटर देन r इक्वल r इज लेस देन r इक्वल मॉड वेक्टर a प्लस मॉड वेक्टर b। ऐसे भी इसे क्या किया जा सकता, लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये रेंज था आर की। ठीक, और डायरेक्शन भी निकालने के लिए आपने फार्मूला लिखा, जैसे आप मान लिया सपोज दैट वेक्टर ए से डायरेक्शन निकाल रहे हो, तो जिससे डायरेक्शन निकाल रहे हो हमने फार्मूला क्या लिखा था, वेक्टर ए से निकाल रहे हो तो मान लिया वेक्टर क्या हो जाएगा, बी प्लस ए कॉस थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में आपने लिखा ए साइन थीटा। अगर आप बी से निकाल रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर करने से पहले हम लोग थोड़ा एक दो न्यूमेरिकल कर लें इस पर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पे, तब इस टॉपिक को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक, चलिए पहला न्यूमेरिकल हम लिखते हैं, इफ़ मॉड वेक्टर a प्लस बी इक्वल मॉड वेक्टर a माइनस बी, then find the angle between vector a and vector b। यहाँ b अपॉन w का मतलब बिटवीन है बच्चों। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया कि इफ़ मॉड वेक्टर a प्लस बी इक्वल मॉड वेक्टर a माइनस बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान देना कि वेक्टर a प्लस बी होता क्या है। वेक्टर a प्लस बी रिजल्टेंट है बच्चों। क्या है, वेक्टर a एंड वेक्टर b का क्या रिजल्टेंट है, और उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा, मॉड लग रहा है तो क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहाँ पे क्या है, वेक्टर a माइनस बी मॉड वेक्टर a माइनस बी, यानी कि दो वेक्टर a और b का जो डिफरेंस होगा उनका रिजल्टेंट होगा वेक्टर a माइनस बी, और उसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे सॉल्व कैसे करते हैं, ये कुछ आपके लिए देखने में अलग टाइप का है ये, लेकिन ये रियल में ये दो वेक्टरों के एडिशन का रिजल्टेंट है और ये दो वेक्टरों के सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है, यानी दोनों ही आर है। ठीक, तो यहाँ पे देखो गिवन क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यानी मॉड वेक्टर a प्लस मॉड वेक्टर b इक्वल
मॉड वेक्टर ए माइनस मॉड वेक्टर बी। यहाँ पे देखो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या है ये, तो यहाँ पे यानी ये वेक्टर प्लस क्या है, इसे हम मॉड वेक्टर ए प्लस बी, मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाएगा इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ पे देखो बच्चों लेफ्ट साइड में भी ए स्क्वायर है, राइट साइड में भी ए स्क्वायर है, तो कैंसिल आउट, बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये माइनस 2ab, इसको ट्रांसफर करिए तो क्या हो जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल क्या हो गया 0। तो cos थीटा इक्वल आपका आ जाएगा 0। तो बताओ cos के कितने एंगल की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 90 डिग्री, और cos कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इक्वल क्या आ गया 90 डिग्री। हेयर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज़ 90 डिग्री। यहाँ पे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। इट मीन्स बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे दोनों वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इसमें बहुत क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करते करते थक जाएंगे, इतने क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल देखो बेटा, जैसे मान लिया सपोज दैट आपको दे दिया गया इफ़ मॉड वेक्टर 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी इक्वल 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमें क्या करना है यहाँ पे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, मॉड 2 वेक्टर प्लस 3 वेक्टर बी इक्वल मॉड 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी। देखो यहाँ पे भी क्या है, ये 2 वेक्टर, ये जो मॉड 2 ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर लिखा हुआ है, ये भी रिजल्टेंट है 2 एंड 3 बी वेक्टर्स का। तो इसे इसका फार्मूला क्या लगाओगे आप, रिजल्टेंट का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही चलता है। तो यही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3b का क्या हो जाएगा स्क्वायर 9b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2ab 2 जब 4 3 जब 12ab इक्वल, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2b का क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और 2ab यानी 2 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 2 जा 12 वेक्टर मतलब ab, और यहाँ पे क्या लगेगा cos थीटा भी लगेगा, क्या लगेगा cos थीटा। यहाँ पे हो जाएगा कितना बच्चों 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 12ab cos थीटा। क्लियर है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 4 एक लाइन में और लिखना चाहूँगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 12ab cos थीटा इक्वल 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 12ab cos थीटा। 12ab cos थीटा को लेफ्ट साइड लाइए तो 12ab cos थीटा, और 12ab साइड देखिए ये माइनस और ये क्या है प्लस, इसको राइट लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 24ab cos थीटा इक्वल 9a स्क्वायर, इसको राइट साइड में लेंगे तो 9a स्क्वायर में से 4 स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 9b स्क्वायर और यहाँ पे 4b स्क्वायर, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो -9, ये क्या हो जाएगा 9b स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा -9b स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5b स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या होगा cos थीटा इक्वल, हाँ क्वेश्चन में मैं एक चीज़ और देना चाहूँगा,
वेक्टर बी इक्वल वेक्टर ए बाई टू। क्या दे दिया? वेक्टर बी इक्वल क्या हो जाएगा? ए बाई टू, मॉड लगा करके। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का क्या है? हाफ है। यहाँ पे देखो क्या है? 5a² माइनस 5b² बाई 24ab। ठीक है, हमें निकालना है एंगल थीटा की वैल्यू। यहाँ पे देखो गिवन क्या है? गिवन है v इक्वल ए बाई टू। हम क्या कर सकते? यह मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का, तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इम्प्लाइज दैट ए इक्वल क्या हो गया? 2b। क्या एक की जगह आप क्या लिख सकते हो? आप 2b लिख सकते हो। तो कॉस थीटा इक्वल एक जगह 2b करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 टू जो 4b² और 5 4 जो 20b² माइनस 5b² बाई 24। और यहाँ पे है ए इक्वल टू बी, तो यहाँ पे भी ए इक्वल टू बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 यानी 48b हो जाएगा, 48b²। यहाँ पे देखिए क्या 20b² में से 5b² माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 15b² बाई 48b² और b² से b² कैंसिल हो जाएगा। और 5 देखिए यहाँ पे क्या होगा? 3 5 जो 15 और यहाँ पे 3 1 जो 3 3 6 जो 18। तो ये आपका आ गया कॉस थीटा इक्वल 5/16। तो थीटा इक्वल क्या हो गया? कॉस इनवर्स 5/16। ये बेटा एंगल आ गया वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल आ गया कॉस इनवर्स 5/16। क्लियर है बच्चों इतना? देखिए सेकंड न्यूमेरिकल था रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पे। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर में चलते। क्वेश्चन तो बहुत है करने के लिए, आप अपने बुक से क्वेश्चन वगैरह करते रहिए, जो जहाँ पे प्रॉब्लम आए वो पूछते रहिए। चलिए रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसको हम लोग किस में पढ़ेंगे? रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। किसमें? इन 2D मोशन। हम पढ़ रहे हैं इसको 2D में। ठीक, देखो 2D में देखो सपोज कर लेते हैं, देखिए किसी भी सपोज कर लेते हैं ये क्या है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और मान लेते किसी कोई वेक्टर है, ये मान लो सपोज दैट क्या है? वेक्टर ए है। ठीक, कोई वेक्टर क्या है? ए, जो एक्स एक्सिस से क्या एंगल थीटा पे है। यहाँ पे रिसोल्यूशन वेक्टर्स का मतलब होता है, ये रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर एडिशन वेक्टर का अपोजिट होता है। उसमें हम क्या करते हैं? 2 वेक्टर्स का सम करते हैं। और यहाँ पे हम किसी वेक्टर को क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं। ठीक, मतलब यहाँ पे आपको हमें क्या करना है? वेक्टर ए को अगर वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से किसी एंगल पर होता है तो उसे हमें 2 पार्ट में क्या करता है? 2 कंपोनेंट में डिवाइड करना होता है। और किस तरह से डिवाइड करते हो इसको कहलाता है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसमें हमें यही सीखना होगा। ठीक, तो यहाँ से इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर भी। तो यहाँ पे देखो वेक्टर ए का जो ए कंपोनेंट होगा वो एक्स एक्सिस में होगा। ठीक, वेक्टर A1। और एक वेक्टर होगा, ए कंपोनेंट होगा वेक्टर यानी वाई एक्सिस में। यानी देखिए व्हेन वेक्टर ए divide into split into 2 component which is perpendicular to each other, then vector components said to be rectangular component। यानी 2 वेक्टर, यानी किसी वेक्टर को आप इस तरह से रिजॉल्व कर रहे हैं कि उनके दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। यानी वेक्टर A1, मान लो वेक्टर हमने इसको A2 ले लिया, ये चलो AY ही मान लो, AX एंड AY। तो यहाँ पे जो वेक्टर AX होगा और वेक्टर AY होगा वो क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। ये क्या कहलाएंगे? आपके वेक्टर्स कहलाएंगे। और यहाँ पे देखो वेक्टर जो A है
वो वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई को सम करने पर ही बना, क्योंकि इसी के तो ये दोनों टुकड़े हैं और इन दोनों टुकड़ों को ऐड कर दोगे तो वेक्टर ए के इक्वल हो जाएगा। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। यहाँ पे जो वेक्टर ए एक्स है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और यहाँ पे जो ए वाई है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल कंपोनेंट। बच्चों यहाँ पे वेक्टर ए एक्स को क्या लिखते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ए वाई को क्या कहते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट। अगर सपोज दैट यूनिट वेक्टर along the x axis is cap I and unit vector along the y axis is cap j। आप जानते हो कि x एक्सेस को रिप्रेजेंट कौन करता? कौन सा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है? कैप आई। और y एक्सेस को कौन रिप्रेजेंट करता है? j। तो मैं वी कैन राइट लिख सकता हूँ वेक्टर ए एक्स इक्वल, क्या होता है वेक्टर का फार्मूला क्या है? वेक्टर इक्वल आप क्या लिख सकते हो? वेक्टर इक्वल होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है? डायरेक्शन। तो इसको आप कैसे लग, मान लो वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए, और इसका डायरेक्शन कैसे हो करते हो? कैप ए से। अब मान लिया जाए यहाँ पे आप लिखना चाहते हो वेक्टर ए एक्स इक्वल क्या होगा? ठीक, वेक्टर ए एक्स इक्वल क्या होगा? तो वेक्टर ए एक्स इक्वल क्या होगा? वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड ए और डायरेक्शन इस किसके अलॉन्ग है? एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है, तो क्या होगा? ए कैप आई हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लिखना चाहते हो ये क्या होगा? ए एक्स कैप आई, और वेक्टर ए वाई हो जाएगा ए वाई इंटू कैप जे, और इसको यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए इक्वल ए एक्स कैप आई प्लस ए वाई कैप वाई। ठीक, ये आपने क्या लिख लिया इसको? वेक्टर ए का यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म में था और यहाँ पे कंपोनेंट जो वेक्टर ए एक्स वेक्टर ए वाई की वैल्यू रखा तो ये फॉर्म बन गया इस टाइप में। ठीक बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको जो न्यूमेरिकली कभी कभी क्वेश्चन आप जब सॉल्व करना मिलेगा तो आपको उसमें लिखा रहता है कि फोर्स इफ फोर्स F इक्वल टू कैप आई प्लस 3 कैप जे एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो अब फोर्स F का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। तो मतलब ये देखो, ये जो फोर्स की वैल्यू इस टाइप इस फॉर्म में दिया हो, तो अगर इस फॉर्म में है तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा से ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, मान लो ए बी सी और इसका नाम क्या दे देते हैं? डी। तो देखो अगर मैं लगाऊं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी तो बताओ आप साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? क्या होता है साइन थीटा इक्वल? बेस अपान परपेंडिकुलर अपान क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। तो देखो बेस अपान हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे देखो ये जो आपका है ए डी वो क्या होगा? बी सी की इक्वल होगा, इसलिए इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए वाई लिख सकते हैं। सो साइन थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? सी बी अपान हाइपोटेन्यूस क्या हो गया? ए बी इम्प्लाइज दैट सी बी इक्वल क्या हो गया? सी बी इक्वल हो गया ए बी साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू यहाँ पे देखो बच्चों, ए बी की वैल्यू है ए एंड साइन थीटा, और सी बी क्या है? ए वाई। क्लियर? अब नाउ कास थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है? ए सी, ये मैंने लिखा है ए सी अपॉन ए बी इम्प्लाइज दैट ए सी इक्वल ए बी कॉस थीटा, एंड ए बी को आप लिख सकते हो ए एक्स कास थीटा, ए एक्स। आपने देखा ए वाई इक्वल क्या? ए साइन थीटा, और ए एक्स इक्वल क्या? ए एक्स कास थीटा। इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे मान लो क्या? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर हमें क्या करना, मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा, तो हमें क्या करना होगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने क्या होगा? इक्वेशन ए फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड एडिंग।
तो अगर आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे a sin थीटा टू द पावर 2 प्लस ax cos थीटा टू द पावर 2 इक्वल a स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर वाई। यहाँ पे देखो a स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे a था, यहाँ पे a स्क्वायर क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, तो इन ब्रैकेट क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल a स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर वाई। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1, तो a स्क्वायर क्या हुआ a स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर वाई, तो a इक्वल हो गया इन स्क्वायर रूट a एक्स प्लस a वाई। ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a। ठीक है, वेक्टर a इक्वल यानी ये आ गया आपका a इक्वल a स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर वाई। तो आपने देखो वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया क्या, क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट पाई एंड स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट यूनिट वेक्टर जे का आपने क्या किया, स्क्वायर करके इसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए आ गया। बच्चों एक चीज़ और फिगर से देखने से पता चलता है, यहाँ पे जो आपका ax कंपोनेंट आया वो ax कंपोनेंट क्या आया, ax कंपोनेंट आ गया आपका a cos थीटा, ये क्या आया a cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या आया a sin थीटा। ठीक, यहाँ पे क्या आया, हम लोग यहाँ पे ax लिख सकते हैं a cos थीटा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ay इक्वल a sin थीटा। तो आप देखो रिजोल्यूशन मतलब आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या होगा a cos थीटा होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा क्या होगा a sin थीटा होगा। मेरे कहने का मतलब है कि हमेशा मैंने बोला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a cos थीटा होगा ये जरूरी नहीं है। आपको क्या ध्यान देना कि जिधर एंगल थीटा लगा होगा उधर उसका वेक्टर ए का यानी किसी भी वेक्टर का हमेशा क्या होगा कॉस थीटा होगा कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट बनेगा वो हमेशा क्या होगा साइन के फॉर्म में होगा। थोड़ा ध्यान दो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने तो कहा कि किसी वेक्टर को इस तरीके से आप लिख सकते हो इन टू वेक्टर्स में फॉर्म, और इसका अगर इस फॉर्म में कोई वेक्टर दिया हो तो इसका रिजल्टेंट उसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से फाइंड करते हैं। और यहीं पे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हो दो कंपोनेंट में, तो जैसे आपने एक वेक्टर लिखा था कि वेक्टर ए का एक्स एक्सेस में हमने वेक्टर ए एक्स लिखा और वाई एक्सेस में वेक्टर ए वाई लिखा, तो साइन और कास के टर्म में जो ये कंपोनेंट होंगे तो याद रखिए कि जिधर एंगल थीटा होगा उधर हमेशा क्या होता है ए कास थीटा होता, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा हमेशा ए साइन थीटा होगा। यानी कि इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या होगा एंगल के साथ बनेगा और दूसरा इसी वेक्टर पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। दोनों वेक्टर क्या होते हैं हमेशा क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, और उसी वेक्टर का आप रिजॉल्व करेंगे जो वेक्टर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। वेक्टर को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होने के लिए हम इस वेक्टर का क्या करते हैं कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं तो उसके बाद मैं इसको समझाऊँ कि कैसे रिजॉल्व किया आपने। देखो यहाँ पे अगर डायरेक्शन पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विद ए एक्स, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा ए वाई अपान ए एक्स, ए वाई अपान ए एक्स। कैसे हुआ ए वाई अपान ए एक्स, क्योंकि tan थीटा इक्वल होता है। और डायरेक्शन की जब भी बात करता है कहीं भी बात करता है तो डायरेक्शन का मतलब होता है आपको tan थीटा ही निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह सेक थीटा कॉसेक थीटा नहीं निकाला जाता, क्योंकि टेंजेंट का मतलब डायरेक्शन ही है। तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ए वाई अपान क्या होगा ए एक्स, या दूसरे तरीके आप देख सकते हो कि अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का डिवाइड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का डिवाइड कर दो तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा और इधर हो जाएगा ए वाई अपान ए एक्स इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल लिख सकते हैं हम tan थीटा बच्चों। तो यहाँ पे ये था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। ठीक, अब हम थोड़ा सा रिजोल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस कराते हैं कैसे कंपोनेंट को डिवाइड करते, किसी भी वेक्टर को 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं। देखो मान लो सपोज दैट एक मैं प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ। मान लो ये वेक्टर क्या है वेलोसिटी है, ये क्या है वेलोसिटी है, और ये
वाई एक्सेस से एंगल थीटा बना रहा है। ये क्या कर रहा है, वाई एक्सेस से एंगल थीटा बना रहा है। ठीक, तो अब आप इसको कंपोनेंट का, तो वेलोसिटी v के दो कंपोनेंट हो गए, एक साइन में होगा और एक कास में होगा। तो बताओ किधर साइन और किधर कास होगा, तो जिधर एंगल लगा होता उधर हमेशा क्या बनाओगे आप, कास होगा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, v कास थीटा और क्या हो गया, v साइन थीटा। अब देखो ये लाइन क्या है, जो x एक्सिस है यानी v साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस है। तो इसका मतलब नहीं है कि ये हमेशा हॉरिजॉन्टल हुआ, साइन हमेशा हॉरिजॉन्टल, ये जरूरी नहीं है। जिधर एंगल लगा होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है, और इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है। क्योंकि एंगल को ही हम लोग क्या मानते हैं, बेस मानते हैं, इसलिए एंगल वाले कंपोनेंट को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने वेलोसिटी को दो टुकड़ों में बांट लिया, v cos थीटा और v sin थीटा, यानी दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिए। मान लिया आप सपोज दैट दूसरा हम लोग लेते हैं एग्जांपल, ये मान लो फोर्स है। अब आप इसको क्या करो, रिसॉल्व करो, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करो। तो इसका क्या होगा, एक कंपोनेंट तो होगा एफ cos थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरा कंपोनेंट होगा क्या होगा, एफ साइन थीटा यानी वेव cos थीटा के परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया, ये कंपोनेंट हो गया एफ cos थीटा और एफ साइन थीटा। ठीक, इतना समझ में आओगे कैसे रिजॉल्व करते हैं। देखो और देख लो, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा cos थीटा आपका परपेंडिकुलर ही हो। मान लो ये देखो, ये वेक्टर मान लो एक्सेलरेशन है ये, अब ये इससे थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, अब मुझे बताओ कि वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या होगा। वेक्टर ए के दो कंपोनेंट होंगे, एक साइन फॉर्म में होगा, एक कॉस फॉर्म में होगा। तो इधर वाली वाई एक्सिस में ये आपका बनेगा वेक्टर ए कॉस थीटा और इधर बनेगा ए साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है और ए कॉस थीटा आप क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ए कॉस थीटा एक्स एक्सिस में ही हो, और ठीक है। तो यहाँ पे ए कॉस थीटा को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये ए साइन थीटा को बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप सोच रहे होगे सर ये तो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ये तो परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पे मैं एंगल को बेस मानकर बता रहा हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे ए कॉस थीटा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ए साइन थीटा आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके कंपोनेंट आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि आगे जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, अगला टॉपिक, तो उसमें आपको वेक्टर माने फोर्स को क्या होगा, रिजॉल्व करेगा। क्वेश्चन में बार बार रिजॉल्व करना पड़ता है। जैसे मान लो देखो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस पर कोई बॉडी रख दिया आपने, ये एंगल थीटा है और इसका मास क्या एम है। ठीक, तो क्या होगा, अगर ये मास इसका एम है तो अर्थ इसको क्या करेगी, अपने सेंटर की ओर क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, एम इंटू जी फोर्स से। ठीक, अब ये देखो बॉडी क्या है, नीचे की ओर अगर रही है यानी नीचे की ओर स्लिप कर रही है, तो क्यों कर रही है, इसका मतलब ज़रूर इस पर कोई फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, देखो ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और यहाँ पे mg को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको कि जिस तरफ एंगल लगा होगा, इसे पैरेललोग्राम अगर तैयार करो तो इस तरह से तैयार होता है। तो मैंने बोला जिधर एंगल लगा होगा उधर हमेशा क्या बनाएंगे, mg cos थीटा कंपोनेंट होगा और इसके वर्टिकल क्या होगा, mg sin थीटा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको अगले लेसन में मिलने वाले हैं। तो आपको किसी भी फोर्स, किसी या वेक्टर क्वांटिटीज़ को टू पार्ट या दो कंपोनेंट में डिवाइड करना होगा तो किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अच्छा चलो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो सपोज दैट, देखो ये क्या है, एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस, और एक फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स है, क्या है, 10 न्यूटन का फोर्स है जो एक्स एक्सिस 30 डिग्री पर क्या कर रहा है, एक्ट है।
तो आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। 10 न्यूटन जो फोर्स एक्ट है किसी बॉडी पर, उसका हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना, क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। कैसे निकालें, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या होगा आपका, ये है, इसे हम क्या लिखेंगे, ये फोर्स है, तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स से शो करेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया आपका, वाई से शो करोगे। यही पूछ रहा है आपसे, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको आप। तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे देखो एफ एक्स इक्वल क्या हो जाए, इसको यानी फोर्स के जो 10 न्यूटन इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, तो एक तो इधर बन जाएगा आपका एफ कॉस 30 यानी 10 कॉस 30, और इधर वर्टिकली बनेगा 10 साइन 30। तो जिधर एंगल लगा होता है वो हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो नहीं एफ एक्स इक्वल आपको मिल गया 10 कॉस 30, सॉल्यूशन है ये। एफ एक्स इक्वल क्या होगा 10 कॉस 30, और कास 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कास 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसे सॉल्व करो, क्या है 5√3 न्यूटन। ये क्या हो गया, एफ एक्स आपका क्या हो गया, एफ एक्स हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक, अब वर्टिकल आपको कंपोनेंट निकालना है, यानी एफ वाई निकालना है। तो एफ वाई इक्वल हो जाएगा आपका 10 साइन 30, और 10 साइन 30 10 इंटू साइन 30 इक्वल हुआ 2, तो कितना है 5 न्यूटन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जिसमें आपको बताया गया वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालना है। ठीक, और एक दो न्यूमेरिकल लगाकर इसको कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट, देखो यहाँ पे दो पर्सन है, एक पर्सन ए मान लो और एक पर्सन क्या है बी मान लो, और यहाँ पे क्या है एक रस्सी है, इस रस्सी को दोनों पर्सन ने क्या रखा है, पकड़ रखा है। मान लो यहाँ पे एक हम लगा देते हैं पुली, यहाँ पे क्या लगा दे, एक लगा दे पुली। ठीक, ये रस्सी है, स्टार्टिंग में वो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे वेट जब आप लटका देते हो तो ये रस्सी हो जाती है इस तरीके से। यहाँ पे आपने क्या किया, वेट लटका दिया, मान लो 10 kg का। ठीक, अब क्या होगा, इस वेट के कारण इस स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन आ जाएगा। टेंशन मान लो इस बार T1 आ गया और इसमें क्या हो गया T2 हो गया, और ये यहाँ से एंगल मान लो 30 डिग्री और क्या है 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ टेंशन T1 एंड टेंशन T2 वैल्यू क्या होगी। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग T1 एंड T2। ठीक, इन लोगों को क्या क्या रस्सी को पकड़ रखा है मान लो सपोज दैट। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे T1 और T2 क्या है, फोर्स है। टेंशन भी क्या होता है, फोर्स होता है, और टेंशन T1 और T2 देखो किसी एंगल पर है, तो इसका कंपोनेंट में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो कैसे कंपोनेंट में तोड़ेंगे, मैं इसको अलग से बना लेता हूँ। 10 kg को मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ, या ऐसे ही लिख लो। अब देखो यहाँ पे जो 10 kg होगा उसको अर्थ क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा 10G से, और एक टेंशन देखो इधर लग रहा है T2, और एक टेंशन क्या लग रहा है, इधर लग रहा है T1, और यहाँ पे जो एंगल देखो है 30 डिग्री और इधर एंगल है 60 डिग्री। तो अगर हम T1 को रिजॉल्व करें, अगर हम T1 को क्या करें, कंपोनेंट में डिवाइड करें, तो इसका एक कंपोनेंट होगा ये, इधर क्या होगा बच्चों बोलो, मेरे करने से पहले आप सोचो, कॉपी पेन लेकर बैठो और इसको मान लो क्या करो, सॉल्व करो, और मेरे आंसर आने से पहले आप आंसर को मैच कराओ। T1 इधर क्या हो जाएगा, T1 cos 30 डिग्री हो जाएगा, और इधर हो जाएगा T1 sin 30। मैंने बोला था कि जिधर एंगल होगा उधर आपका कास कंपोनेंट होगा, और जिधर साइन होगा इसके परपेंडिकुलर उसके क्या हो जाएगा, साइन एंगल बनाओगे। अब T2 को कंपोनेंट में तोड़ो, तो T2 को कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो क्या होगा, T2 कास, और इधर क्या हो जाएगा T2
साइन 60 डिग्री बच्चों। अब देखो ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। बॉडी यानी हील डुल नहीं रही, एकदम मोशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, बॉडी क्या है, इन रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन का मतलब मेरा यहाँ पे इक्विलिब्रियम से है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे T1 cos 30 और T2 cos 30 मिलकर किसको बैलेंस कर रहा है, tan g को। और यहाँ पे T1 sin 30 किसको बैलेंस कर रहा है, T2 sin 60 का। तभी बॉडी क्या है, मोशन में नहीं है, रेस्ट में, इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हैं। तो T1 sin 30 बैलेंस कर रहा है T2 sin 60 को। अब बताओ T1 sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। 2 कैंसिल हो जाएगा तो T1 इक्वल क्या होगा, T2 √3। इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो सेकेंड इक्वेशन बनाता हूँ मैं, सेकेंड इक्वेशन। अब देखो सेकेंड इक्वेशन में क्या है, T1 cos 30 प्लस T2 cos 60 डिग्री। देखो दोनों T1 cos 30 और T2 cos 60 दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में काम करना। तो इस फोर्स को क्या करेंगे, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, tan g वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, tan g वर्क कर रहा है। इसका मतलब T1 cos 30 और T2 cos 60 दोनों मिलकर tan g को बैलेंस कर लेंगे। इस क्वेश्चन में चलो मैं दे देता हूँ आपको, टेकन g इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप g की वैल्यू क्या लोगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो, T1 cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 प्लस T2 cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 इक्वल 10 × 10। देखो यहाँ पे जगह कम है तो मैं आगे इस तरह बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, यानी आप कह सकते हो √3T1 प्लस T2 इक्वल 200। क्या आ गया, 200। यहाँ देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट T1 इक्वल क्या है, T2 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस T1 इक्वल √3 × T2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, तो √3 × T2 प्लस T2 इक्वल क्या हो गया, 200। तो यहाँ पे देखो √3 से √3 में इंटू करोगे तो 3T2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3T2 प्लस T2 इक्वल हो जाएगा 200 एंड 4T2 इक्वल क्या हो गया, 200 और T2 इक्वल हो जाएगा 50 न्यूटन। क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन। बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, T2 की वैल्यू हो गया 50 न्यूटन। अब T1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अरे इक्वेशन फर्स्ट में देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T2 in equation फर्स्ट। तो देन T1 इक्वल T2 की वैल्यू क्या हो गया, 50√3 इतना न्यूटन। ये देखो T1 और T2 को आप दोनों भी वैल्यू फाइंड कर लिए हो। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हमने एक दो एग्जाम्पल भी करके आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करना प्रैक्टिस करेंगे तो और आपकी प्रैक्टिस से क्या होगा, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।